Hello everyone, welcome back to the channel. This is me Samya Mehra, your educator of English. So आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में दैट इज योर लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। मैं आपको क्विक रिकैप कराकर इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आज तक आए हैं आपके एग्जाम्स में उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लूँगी। टेंशन मत लेना, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही कवर होने वाले हैं यहाँ पे, ओके। एंड सेकेंड जो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर मल्टीलिंगुअलिज्म। इसके ऊपर इतनी बार क्वेश्चन आया है, ट्रस्ट मी बहुत बार क्वेश्चन आया और टॉपिक इतना छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत सारे आए हैं। तो कुल मिला के ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई है। अगर आपकी इंग्लिश पेडागोजी एज अ सब्जेक्ट आपने चूज कर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेगमेंट दैट इज लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन को समझते हैं कि बेसिकली क्या है। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन के कुछ नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जामिनर ना बड़ा स्मार्ट है। वो हमेशा आपको जो है लैंग्वेज लर्निंग लिखकर नहीं देगा, लैंग्वेज एक्विजिशन टर्म नहीं देगा, वो हमेशा अलग टर्म यूज़ करती हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आप नहीं होने वाले हो कंफ्यूज, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो स्क्रीन पर जल्दी से देखो क्या क्या नाम दिए हुए हैं मैंने। सबसे पहला जो नाम दिया हुआ है दैट इज़ लैंग्वेज 1। भाई लैंग्वेज 1 तो होगी मातृभाषा हमारी जो है, हमने तो पहली बार वही भाषा को सीखा है तो हो जाएगी लैंग्वेज 1। ठीक है, दूसरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ मदर टंग। तो ये हमारी मातृभाषा है, इसको हम इंग्लिश में मदर टंग कहते हैं। एग्जामिनर ने कुछ और टर्म्स भी यूज़ करें जैसे कि नेटिव लैंग्वेज, जहाँ पे आप रहते हो उस जगह में बोली जाने वाली जो लैंग्वेज होती है उसे नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है। एक और नाम दिया है नेचुरल लैंग्वेज। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई नाम आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और नाम भी आए थे जैसे कि रीजनल लैंग्वेज और वर्नाक्युलर लैंग्वेज। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि लैंग्वेज एक्विजिशन को ही दर्शा रहे हैं, लेकिन बस एग्जामिनर को थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाना है क्वेश्चन को, इसलिए दे दिया जाता है। तो आप समझते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन सबकॉन्शियस प्रोसेस है। क्या आप में से किसी ने भी भाषा को जब घर में बोली जाती थी क्या कॉपी पेन लेके पढ़ाई करी थी? नहीं, कभी नहीं करी थी हम लोगों ने। हम तो बस मस्ती करते थे, खाते थे, पीते थे और बस खेलते रहते थे। क्या हमने कभी भी ध्यान से कुछ सुना था? नहीं। लेकिन हमको देखो ना, कितनी अच्छी बात है कि हमें कोई लैंग्वेज आ गई पूरी पूरी। मतलब आज उसी लैंग्वेज के जरिए आप मेरी बात को समझ पा रहे हो और मैं अपने मन की बात को आप तक रख पा रही हूँ। इज़न्ट दैट ग्रेट? ये जो प्रोसेस होता है ना, जब हम ध्यान से चीज़ों को नहीं सुनते लेकिन हमें फिर भी आ जाती हैं, उसके लिए एक टर्म होता है दैट इज़ सबकॉन्शियस प्रोसेस। इस चीज़ को ध्यान रखना। कॉन्शियस क्या होता है? जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपने यहाँ तक वीडियो को सुना है, ये कॉन्शियस है क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आपको पता है करना है, ज़रूरी है। ये कॉन्शियस एफर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस क्या होता है? हम ध्यान से नहीं सुनते लेकिन हमको फिर भी चीज़ें ध्यान रह जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज सबकॉन्शियस प्रोसेस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें कोई ग्रामर रूल्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो ऑब्वियसली बातें नहीं थी यार। हम लोग स्कूल में गए थे तब जाके पता चला कि अच्छा जो घर में बोलते हैं ना उसको लिख भी पाते हैं, है ना। घर स्कूल में जाके पता चला था कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्या होता है। तो ये सब में क्या था, हमारे घर वालों ने हमें कोई रूल्स नहीं सिखाए थे, लेकिन हमें सारी ग्रामर आती है। इसलिए एक टर्म यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहती हूँ, यूनिवर्सल ग्रामर का, एलईडी। जिसको फुल फॉर्म बताना एलईडी का, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये भी बताना ये जो टर्म है किनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो यहाँ पे हमें कोई घर वालों ने कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे। ये नहीं बोला जाता था कि 5 बज गए हैं पढ़ने बैठ जाओ। अरे हम लोगों को तो घर वालों ने पढ़ाई नहीं था, वो तो सुनते सुनते हम एक भाषा को सीख गए थे। तो कोई फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ट्रांसलेशन की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम पहली बार लाइफ में कोई लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो ये हमारी पहली लैंग्वेज 1 है, तो कोई ट्रांसलेशन का नीड नहीं है। ये ज़रूर हमारे घर वालों ने फोकस करा था कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए। बच्चे को अगर भूख लग रही है तो वो घर में सबसे कह सके, बच्चे को कहीं जाना तो बच्चा उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सके। तो फोकस हमारा किस पे रहता है लैंग्वेज एक्विजिशन के दौरान पे, कि बच्चा कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ योर लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग के कुछ नाम है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लैंग्वेज 2, क्योंकि हम सेकेंड जो लैंग्वेज पढ़ते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, L2। तो आप इसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज भी दिया हुआ है। इसको टारगेट लैंग्वेज भी कहा जाता है एंड ऑफ कोर्स फॉरेन लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि लैंग्वेज लर्निंग है क्या। लैंग्वेज लर्निंग आपका कॉन्शियस प्रोसेस है, यानी आप बच्चों को जब पढ़ाएंगे, सारी रूल समझाएंगे, एक्सेप्शन समझाएंगे, बच्चा उसके टेस्ट देगा, प्रैक्टिस करेगा, रेनन मार्टिन की बुक भी पढ़ेगा, तो ये सब ना प्रोसीजर बन जाता है लैंग्वेज लर्निंग का। क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्शियसली अपने एफर्ट्स दे रहे हो, आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ रहा है। ठीक है, बुक्स होती हैं, टीचर पढ़ाएगा आपको तो फॉर्मल टीचिंग है, आपको सारे ग्रामर के रूल्स पढ़ाए जाते हैं, एक्सेप्शन पढ़ाए जाएंगे। क्या आपने ये सब घर में बैठ के पढ़ा था? नहीं, कुछ भी नहीं, हमें तो सारी लैंग्वेज ऐसी आ गई थी। तो वो एक्विजिशन का हिस्सा था। लर्निंग में आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा। ओके,
और फोकस किस पे करा जाता है, फॉर्म पे। तो स्कूल में फोकस ये करा जाता है कि बच्चा जो है अगर आई के साथ एम बोल रहा है, अच्छी बात है, सीख रहा है, शी के साथ इज हो गया, यू के साथ आर हो गया, ये सब बच्चे को आना चाहिए। फोकस फॉर्म पे करा जाता है। काफ़ी लोग को लग रहा होगा कि कम्युनिकेशन पे नहीं किया जाता है, कम्युनिकेशन पे किया जाता है, लेकिन ज़्यादा फोकस पहले किस पे किया जाता है कि बच्चा सही से पहले इंग्लिश के जितने रूल्स हैं उसको समझे, उसके बाद कम्युनिकेशन तो है ही इंपॉर्टेंट। अगर आप बच्चों को कम्युनिकेशन नहीं कराओगे ना, बच्चा स्पीकिंग स्किल्स नहीं सीख पाएगा। तो कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन कह लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर जब हम बच्चों को लैंग्वेज सिखाते हैं सेकेंड लैंग्वेज, तो लैंग्वेज 1 के ज़रिए ही सिखाई जाती है लैंग्वेज 2 को। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक ये जो मैंने आप लोग को समझाया है अच्छे से समझ आया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन सेगमेंट नाउ। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, ठीक है। आपके एग्जामिनर जो है आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ना हमेशा नॉट, लीज, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑप्शंस के जरिए आंसर देते हैं। सो दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ आंसरिंग एनी क्वेश्चन। प्लीज़ मेक श्योर करना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बस वही तो आंसर देना है। आपको अपनी मर्जी से क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है। ओके, सो इसका ध्यान रखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ऐसी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो जब लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है आपका कॉन्शियस है, आपको पढ़ना पड़ता है, वो क्या कहलाया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्रश अप, सेकेंड है लर्नड, तीसरा है एक्वायर्ड, फोर्थ है होन्ड। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? जी हाँ, लैंग्वेज लर्निंग हो जाएगा क्योंकि कॉन्शियस एफर्ट है, आपको बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स डैश कैन इनकरेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो अगर हम इनमें से एक ऑप्शन बच्चों को प्रोवाइड करें क्लासरूम में, तो बच्चा सेकेंड जो लैंग्वेज है उसको बहुत आसानी से सीख सकता है। ऑप्शन देख लेते क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है एडुकेट स्पीकिंग एंड राइटिंग असाइनमेंट। ठीक है, कह रहा है स्पीकिंग असाइनमेंट कराओ, राइटिंग कराओ। सेकेंड ऑप्शन, the opportunity to voice their opinions and to problem solve in the target language। तो बच्चों को आप अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा जो है अपनी ओपिनियन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करे टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है फ्रीक्वेंट फीडबैक दो बच्चे को कि वो कैसे बोल रहा है, कैसे लिख रहा है, या फिर इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ करो। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए? अगर हम बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपनी मन की बात टारगेट लैंग्वेज में बोले, ठीक है, भले ही गलत बोले, एरर करे, कोई बात नहीं, लेकिन आप मौका तो दोगे ना। तो अपॉर्चुनिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको लग रहा था कि फर्स्ट ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है, गाइस टोटली रॉन्ग ऑप्शन हो गया ये। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं यानी LSRW, ये चारों स्किल्स एक साथ होनी चाहिए। ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है स्पीकिंग राइटिंग, थर्ड ऑप्शन भी कह रहा है स्पीकिंग राइटिंग। एक बात बताओ, लिसनिंग और स्पीकिंग कहाँ गया फिर? तो ये तो गलत हो गया। तो हमको चारों स्किल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। सो ये ऑप्शन जब आप टिक करोगे तो 100% होना चाहिए, बेस्ट चूज़ करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान देकर आंसर करना है एग्जाम में। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, होम लैंग्वेज इज डैश इन अ नेचुरल वे। होम लैंग्वेज क्या है? नेचुरल वे में प्रमोट करी जाती है, एक्वायर करी जाती है, लर्न करी जाती है या पढ़ाई जाती है। तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्वायर करी जाती है, बिल्कुल सही। वाई लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। अब आगे ऑप्शन पढ़ लेते क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो रोल ऑफ मदर टंग, मातृभाषा का कोई प्रयोग नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है यूज ऑफ मदर टंग विल फैसिलिटेट लर्निंग। जब आप मातृभाषा का प्रयोग करोगे क्लासरूम में, इसके जरिए क्या होगा, बच्चा नई भाषा को सीख पाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है जब आप मातृभाषा को यूज करोगे तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, बाधा लाएगा आपकी लर्निंग में। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द मदर टंग शुड नॉट बी यूज बाय द लर्नर्स। बच्चों द्वारा तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कि जो मदर टंग है इसी के ज़रिए लैंग्वेज लर्निंग हो सकती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आप देख रहे हो कि आपके एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आपको ढंग से रीड करना है, तो आप सारे आंसर्स दे ले जाओगे आराम से। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है? सबसे पहले समझो मल्टीलिंगुअल है क्या। देखिए, जब इंसान को एक भाषा आती है उसको हम मोनोलिंगुअल कहते हैं, दो भाषाएं आती हैं तो बाइलिंगुअल कहते हैं, दो से ज़्यादा भाषाएं आती हैं उसको मल्टीलिंगुअल कहा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म का पढ़ाने से क्या यूसेज है, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो ऐसे में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको जो भाषा आती है वो सामने वाले बच्चे को भी ऐसी आए। तो ऐसे में हमारी क्लास की टीचिंग कैसी रहेगी, इसके ऊपर ये प्रश्न उठता है। तो आपको ध्यान रखना है। सो एनसीएफ के मुताबिक मल्टीलिंगुअलिज्म प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रिसोर्स है। आपको बच्चों को बच्चे की भाषा के ज़रिए पढ़ाना है, ठीक है। यानी जो भी भाषा बच्चे को आती है वही उसी भाषा का प्रयोग करके
आप बच्चों को नई लैंग्वेज सिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को ही कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहा है, क्योंकि आप सारे बच्चों को पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर पढ़ा रहे हो। तो मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? रिसोर्स है, या इसको आप एसेट भी मान सकते हो। ये एक पढ़ाने का तरीका है, सो क्लासरूम की स्ट्रैटेजी हो गई, और एक ऐसा गोल है जो क्लास की टीचर को अप्लाई करना ही करना है। देखिए, क्लास में बच्चे की भाषा बोलते हो ना, तो हर एक बच्चे को सिक्योर फील होता है, एक्सेप्टेड फील होता है। ऐसा क्यों? कुछ सोचे, छोटा सा बच्चा है 2.5-3 साल का, पहली बार स्कूल में आ रहा है। एक तो वैसे बच्चे रो पिट के आते हैं स्कूल में, है ना। उसके सामने इंग्लिश में बोलने लग जाओ कि हेलो व्हाट्स अ गुड नेम, तो ऐसे में बच्चा डर जाएगा ना। वो कहेगा कल से तो स्कूल जाना ही नहीं, आज तो मैं वैसे ही नहीं जाना चाहता था, कल से तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। तो ऐसे में ये तरीका नहीं सही है। एक छोटा सा बच्चा जिसके पास कोई नॉलेज नहीं, आपसे सीखने आ रहा है, और आप उससे एक अलग भाषा में बात कर रहे हो, तो क्या आप किसी बच्चे को समझ पाओगे? नहीं। क्या बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाएगा? अबे नो, नहीं कर पाएगा आपसे कनेक्ट। तो ऐसे में आपके और उस बच्चे में क्या कॉमन बचा? अपनी लैंग्वेज। तो हमें क्या करना है? उस बच्चे की लैंग्वेज को ही क्या मानना है? रिसोर्स मानना है। उस बच्चे की लैंग्वेज के जरिए ही उसको नई भाषा सिखानी है। तो जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उसको एक बार देख लेते हैं। टीचर ऑफ क्लास सेकेंड uses learner's knowledge and a language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching। तो क्लास सेकेंड की टीचर हैं, वो बच्चे की भाषा का प्रयोग करके बच्चे को नई भाषा सिखा रही हैं। तो ऐसे में बच्चे की जो भाषा है वो किस तरह से काम कर रही है? पहला हिंड्रेंस यानी बाधा ला रही है, सेकेंड ट्रांसलेशन, तीसरा रिसोर्स, या फिर फोर्थ है पैटर्न। आप सबको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। क्वेश्चन, a Hindi speaking teacher gets posted in a primary school which is situated in a remote area of Rajasthan। तो एक हिंदी स्पीकिंग टीचर थी, उनको एक रिमोट एरिया में भेज दिया गया, ऐसा इलाका जो काफ़ी दूर था, राजस्थान में था जाके कहीं पे, और वहाँ की उनको ना लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी। अब टीचर को बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। तो ऐसे में एक टीचर को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी। तो आप बच्चों को हिंदी ही पढ़ाओगे टेक्स्ट बुक के जरिए। सेकेंड, ट्राई टू गेट अ पोस्टिंग टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया। आप कहोगे कि भाई मेरी पोस्टिंग कहीं और कर दो, यहाँ नहीं हो पा रहा है मैनेज। तीसरा ऑप्शन कह रहा है यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग। तो आप बच्चे की मातृभाषा को प्रयोग करके उनको नई भाषा सिखाओगे। या फिर इनकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी। तो आप बच्चों से कहोगे कि भाई आप लोग हिंदी सीखिए, उसके बाद आगे कुछ पढ़ाते हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि बच्चे की ही भाषा को लेकर हम उसको नई भाषा सिखाएंगे, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट डैश एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। सारे बच्चे सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करते हैं, इस कारण एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस। सारे बच्चे एक ही पेस पे लर्न करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है चिल्ड्रन कैन लर्न मेनी लैंग्वेजेस। बच्चे बहुत सारी भाषा को सीख सकते हैं। या फिर द टीचर डेवलप्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो हर बच्चे को आप एक्सेप्टेड एंड सिक्योर फील कराओगे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा था ना कि हर बच्चा सेम पेस पे लर्न करता है। आप कभी एक्सपेक्ट कर भी कैसे सकते हो कि सारे बच्चे एक ही तरीके से पढ़ पाएंगे? नहीं हो सकता ये चीज़। फोर्थ ऑप्शन काफ़ी स्टूडेंट टिक करते हैं कि टीचर डेवलप करेगा। अरे बाबा, बच्चों को पढ़ा रहे हो, टीचर को तो ऑलरेडी आता है, तो टीचर क्यों डेवलप करेगा? है ना, तो सेंस नहीं बनेगा इसका आंसर करने का। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स इन एजुकेशन एम्स एट व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ द लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी आप बच्चे की भाषा का प्रयोग करके उनको कोई नई लैंग्वेज सिखा रहे हो। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल। बच्चों को जितनी भाषा आप सिखा सकते हो सारी सिखा दो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है using classical languages for teaching learning। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है enabling to learn English language for jobs and mother tongue for culture। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश एज दे यूज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी एस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश। ये बहुत ही डिफिकल्ट है बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अपनी पहली भाषा यानी मदर टंग का यूज़ करते हैं हर जगह और इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे। जिस दिन पहले दिन बच्चा क्लासरूम में आए आप बच्चों को सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग दे दो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चे स्कूल में आते हैं ना, अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं एंड देयर मदर टंग
एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। जो उनकी मातृभाषा होती है वो रिसोर्स की तरह काम करती है। चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज़ अ हर्डल इन लर्निंग इंग्लिश, यानी बच्चे की जो मातृभाषा है उसके कारण बच्चा इंग्लिश नहीं लर्न कर पाता है। तो आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है? अगेन कीवर्ड दैट इज रिसोर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। देखा कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट्स दैट, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है लर्नर्स बिगिन देयर स्कूलिंग इन मदर टंग। बच्चे को आप स्कूल में मदर टंग के जरिए पढ़ाओगे, फिर उसके बाद आप बच्चों को एटलीस्ट 2 भाषा स्कूल में सिखाओगे। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है लर्नर बिगिन विद देयर स्टेट लैंग्वेज। बच्चों को आप स्टेट भाषा के ज़रिए पढ़ाओगे, उसके बाद फिर उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है लर्नर्स लर्न विद ए मदर टंग, हिंदी में, और इंग्लिश उसकी चालू करना क्लास फर्स्ट से। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ऑल लर्नर्स लर्न इन मदर टंग ओनली इन प्राइमरी स्कूल। मतलब प्राइमरी स्कूल में आप बच्चों को हिंदी का इस्तेमाल कराओगे, उसके बाद नहीं कराओगे। ये पहले आप बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाओगे, उसके बाद बच्चों को हिंदी सिखाएंगे, यानी और लैंग्वेज होती है वो आप बाद में सिखाओगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स मीन्स व्हाट। पहला, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द लर्नर्स एज अ स्ट्रैटेजी इन स्कूल। सेकेंड ऑप्शन, टीचिंग मैनी लैंग्वेजेस। थर्ड ऑप्शन, promoting of languages through content learning, या फिर learning many languages in the school। तो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिए। ओके गाइस, एंड आई होप यहाँ पे जो 2 टॉपिक आज डिस्कस करे हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं, आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर आए हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड ये वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।